नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अब अपनी इस क्लासेस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं इस पुस्तक में से, जो अपनी कक्षा 9 की पुस्तक है उसका तीसरा अध्याय, 2 अध्याय अपन ने पढ़ लिए हैं और ये आप लोगों के तीसरा अध्याय है। ठीक है, और 2 अध्याय ये पढ़े हैं, साथ ही साथ कक्षा 10 की पूरी अपन ने पुस्तक पढ़ ली है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के लिए एक व्यवस्था करवा रहा हूँ। वो व्यवस्था ये है कि कक्षा 10 के अंदर अपन ने, आप लोग ध्यान देंगे, देखो आप लोगों के लिए बहुत सुविधा कर रहा हूं मैं आप लोगों के पढ़ने में, कि जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं ना, उन कम से कम जो है व्यवस्थित तरीके से चीजें देखो। व्यवस्थित अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहली बात, 1 रुपया भी आप लोगों को कहीं पे करने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से जो है नोट्स पूरे के पूरे चित्रात्मक आप लोगों को बना के और क्लासेस याद करवाई जा रही है ना। तो अब मैंने सोचा है कि अपने जो कक्षा 10 की किताब को पूरी कर चुके हैं, ध्यान देना आप लोगों के लिए ही है ये चीज। कक्षा 10 की जो है अपने आरबीएससी वाली किताब को पूरी कर चुके हैं और इसके लिए अपन ने लिए 59 क्लासेस। कितनी क्लास में पूरा किया अपन ने? 59 क्लासेस में पूरा किया है ना। पूरे के पूरे नोट्स मेकिंग पैटर्न, बहुत बढ़िया मेहनत से आप लोग रेगुलर जुड़े हो। आप लोग हर रोज शाम को 8 बजे देखते हो कि मैं क्लास लेके आ जाता हूँ आप लोगों के लिए, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चले। अब मैंने अपनी टीम को कह रखा है कि इन 59 क्लासेस को आप क्या करेंगे, मर्ज करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, यानी कि ये मर्ज करने के बाद में 59 क्लासेस का एक ही वीडियो बनेगा। इसकी करेंगे अपन एक क्लास। ठीक है, पूरी इसका एक वीडियो बनेगा, यानी कि चैप्टर 1 से पहले पेज से शुरू होकर अंतिम पेज तक जो अपन ने नोट्स मेकिंग पैटर्न से पढ़ा है वो पूरा एक वीडियो में। और ये वीडियो कम से भी कम 48 से 50 घंटे का हो जाएगा, होगा टाइम पीरियड, क्योंकि इतना समय अपन ने दिया है। अपन ने 3 महीने दिए हैं इसके पीछे, तो 3 महीने दिए तो इतना होगा। लेकिन उससे क्या होगा, आप लोगों के लिए हमेशा की सुविधा हो जाएगी कि इस एक वीडियो को डाउनलोड करके रख लिया, चाहे आप लोगों ने सेव करके रख लिया या नहीं भी किया है, तो कभी भी चैनल पे आके और कभी भी जो है देख सकते हो। फिर उसमें कभी भी स्क्रॉल करके कि हाँ इस चैप्टर को पढ़ना है, वहां पे आगे तो इतनी सारी क्लासेस जो आप लोगों ने, अब कंटिन्यू तो देखो अपन अलग अलग क्लास लेते हैं, लेकिन ये हो जाएगी आप लोगों की एक सुविधा कि ये पूरा का पूरा आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। तो अभी इस पे टीम लगी हुई है। जैसे ये सिस्टमेटिक तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसको अपन प्रीमियर पे चलाएंगे, चैनल पे। आप पढ़े इसको वापस, जब भी रिवीजन करना चले 2-3 दिन तक ये वीडियो चलने वाला है मेरे हिसाब से कंटिन्यू। तो फिर आप लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है मुझे लगा कि ऐसा कर देते ताकि इनके लिए बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए। तो ये एक ही वीडियो हो जाएगा, यानी कि एक वीडियो आप लोगों के लिए हो जाएगा इसका। और उससे क्या होगा, आप लोगों के क्लास 10 जो है, कक्षा 10 की जो आरबीएससी की किताब है वो हो जाएगी पूरी एक ही वीडियो में। ठीक है, और ना बोलो देखो यूं हलो है नहीं कि नहीं कर सका, जितनी सुविधा हो सके वो सारी सारी थान बता दी। अच्छा, 15 अगस्त को जो चीज सरप्राइज है वो ये नहीं है, ये तो मेरी तरफ से आप पहले ही एडवांस गिफ्ट ही समझो इसको। 15 अगस्त को आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज मैं देने वाला हूं। ठीक है, ऐसा जो भूतों ने भविष्य दी है, जो हर कोई नहीं कर पाता है, मैं कर पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने प्रेम और सपोर्ट इतना दिया है, सक्षम किया है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है, जब से अपन चले हैं तब से, कि यदि आप लोगों ने मुझे सक्षम किया और मैं जितना मतलब सक्षम हो जाऊंगा, मैं समझूंगा कि हाँ सामर्थ्य इतना हो गया, उतने एफर्ट मैं करता चला जाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोगों का प्रेम बहुत मिलता है, सपोर्ट बहुत मिलता है, और इन्हीं की बदौलत ये सब हो रहा है। मेरे करने कराने से कुछ नहीं होता, ऊपर वाले का दी हुई शक्ति और आप लोगों का सपोर्ट, ये सब जो है चीजें करवाता है। ठीक है, चला टाबरा शुरू करा। आज की क्या लगी बता दियो थे मन कमेंट कर, क्या हाँ बढ़िया है क्या है। ठीक है, और अब चला अपन क्लास पढ़ना। ठीक है, चलो टाबरो, आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? आज पढ़ रहे हैं अपन किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन में सबसे मुख्य किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया। सबसे मुख्य किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, चलिए बिजोलिया के बारे में थोड़ी सी जो है मैं जानकारी आप लोगों को पहले दे देता हूं। देखिए, आज पढ़ रहे हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, अब ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है, ये बिजोलिया मेवाड़ का एक ठिकाना था। ये क्या था? मेवाड़ का ठिकाना था। यहाँ पे जो किसान थे, यहाँ पे जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। कौन थे? यूं समझ लो कि किसान धाकड़
और धाकड़ आदमी है वो बढ़िया तरीके आंदोलन कर सके और एडो बढ़िया तरीके आंदोलन करियो कि 44 साल तक आंदोलन चालियो है तो इनका मतलब किसान धाकड़ा भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ याद जी। और जो शासक थे वो कौन थे, वो राजपूत थे। जो शासक थे या जो जागीरदार थे वो भी सारे कौन थे, वो राजपूत थे। ठीक है, यह जो है आंदोलन 44 वर्षों तक चला है। कितना, 44। अरे भाई साहब 44 वर्षों तक आंदोलन चला है। ठीक है, अब यदि देखना चाहो कब से, तो 1897 से शुरू होता है और 1941 तक चलता है। कुछ बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, फिर अपन स्लाइड्स की तरफ तो बढ़ने वाले ही हैं। ठीक है, इससे पहले ये जान लीजिए, अब बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था ना, वो ध्यान रखना, बिजोलिया को पहले विजयावल्ली के नाम से जानते थे। क्या कहते थे, विजयावल्ली के नाम से जानते थे। और ये जो है ना, ये बिजोलिया ये पड़ता कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। ये कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे किसान आंदोलन व्यवस्थित तरीके से चलने और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे जो आज बहुत व्यवस्थित तरीके से अपन समझने वाले हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये जो है कनेक्टिविटी के अंदर था सभी से। बिजोलिया सभी आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी थी, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि कभी दमनात्मक कार्रवाई की जाए तो यहाँ के किसान आसपास के राज्यों में जाके शरण ले सकते थे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके कक्षा 9 की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है ना बिजोलिया, ये भाई साहब अशोक परमार नाम से एक व्यक्ति था। बताइए कौन था, अशोक परमार, जो जगनेर के रहने वाले थे। कहां के, जगनेर के रहने वाले थे। इन्हें अशोक परमार को, ये अशोक परमार को राणा सांगा से बिजोलिया भेंट में मिला था। ठीक है, भेंट में मिला था क्योंकि इन्होंने युद्ध के अंदर राणा सांगा का साथ दिया था। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारियां हैं जो आपको ध्यान रखनी। बाकी डिटेल बहुत सारी व्यवस्थित पढ़ने वाला है, कौन सी कमेटी गठित हुई, कौन सी कमेटी में कौन कौन सदस्य थे, वगैरह वगैरह सब इतो बढ़िया तरीके के थे। आ क्लास देखने बाद में थान बिजुल या किसान आंदोलन की ना दूसरी क्लास कोई भावे कौन। अब आज तो गारंटी मेरी है थे अटू अगर आरबीएससी क्लास देख ली कोई आरबीएससी पटा भाई थान नहीं पावे के यार आरबीएससी तो जीजीडी में चलना है यार, वही ठीक है, बट एक बढ़िया है। ठीक है, और वही भावना है भाई, भावना यूं ही जागृत कौन में आजकल सारे समझदार है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इसका तो वैसे स्क्रीनशॉट तो क्या ही करोगे लेके, इतना तो याद ही हो जाएगा आप लोगों को। चलो चला ओके। अब भैया फोकस करना, जो चीज मैं समझाऊं उसे समझ लेना एक बार में व्यवस्थित, और मैं जो आप लोगों को कंटेंट बताऊं उसके यहाँ पे चित्र देखते रहना, उसके चित्र देखते रहना। इतना काम तो कर लोगे ना आराम से कि चित्र जो है वो व्यवस्थित देख लेना। चित्र देखने से क्या होगा कि कॉमिक्स की तरह चीजें याद होगी। चाचा चौधरी और साबू ऐसी कॉमिक्स पढ़ते थे ना, बिल्लू और रंगू, ये और भी बहुत सारी कॉमिक्स जो थी, बहुत सारी जल्दी फैंटम वगैरह खूब चलती थी, मैंने तो खूब पढ़ी भाई, आप लोगों का पता नहीं। तो कॉमिक्स के अंदर चीजें आज भी याद रहती है ना। तो ये वाली चीजें आप चित्र साथ साथ में देखते रहना। बिजोलिया का बेसिक परिचय करा दिया। अब देखो ध्यान दो, देखिए राजस्थान में किसान आंदोलन के उदय के क्या क्या कारण थे, किसानों को आंदोलन करने क्यों पड़े। सब पहलो पहल कारण क्या है, लाग बाग, यानी कि लाग बाग क्या है, लगान, दुगुना लगान देना पड़ेगा। लगान पिक्चर में देखा ना अपन ने, तो वही लगान देना, यानी कि किसान खेती कर रहा है, उसको खेती कर रहा है, फसल उगा रहा है, सब खर्चा उसका, लेकिन उसको फालतू का टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो है लाग बाग। और फालतू के ये खेती वाले तो छोड़ो, दूसरे भी लाग बाग। अब मान लीजिए कोई शासक के घर पे शादी है तो भी उसका भी टैक्स ले रहे हैं, उसके घर पे कोई समारोह है उसका भी पैसा ले रहे हैं टैक्स, कि भाई राजा जी के घर ये है। तो ये तो ज्यादती हुई, और जब जब ज्यादती होती है तब तक विरोध होता है। तो वही चीज है, किसानों ने भी विरोध किया। अब इसकी क्या क्या पृष्ठभूमि कैसे बनी वो देखो। सबसे पहली चीज, ब्रिटिश आधिपत्य का प्रभाव। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व की स्थापना के बाद यहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में गहरा बदलाव आया था। ये अपन ने 1857 की क्रांति में भी पढ़ा है। ठीक है, देख लो, ब्रिटिश हुकूमत आई तो इनमें क्या है, सारी की सारी चेंजेस आई। चेंजेस आने के बाद में जो है ये चीजें होती है। ठीक है, आंदोलन वगैरह होते हैं। शासकों का निरंकुश होना। अब देखो, शासक निरंकुश हो गए यानी कि जनता परेशान, कोई भी निरंकुश होगा
जिसके ऊपर अंकुश नहीं रहेगा तो यानी कि वो दूसरों को परेशान करेगा। यहाँ पे शासक जैसे निरंकुश हुए तो देखो अंग्रेजी संरक्षण मिलने के कारण स्थानीय शासक स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता से जो है पूरी तरीके से किसान जनता के प्रति निरंकुश हो गए कि इनको शासकों को ये लगा कि कुछ बिगड़ेगा तो भाई अपने बिगड़ी संवारने वाले अंग्रेज हैं वो संभाल लेंगे, अपा तो जितने मतलब कर सका परेशान बिता कर दो, है ना। और कुछ बच्चों की ये भी परेशानी थी कि सर अक्षर छोटे दिखते हैं बड़े दिखते हैं। अब देखो भाई सब हाथी रे अक्षर बराबर जो है अक्षर ले लिया है बोर्ड में तो बिल्कुल चकाचक दिखे। हम तो थे मेम जी यहाँ क्या करें यूं देखा नहीं तो भी थान दिख जाएगी हाँ क्या लिखे है। ठीक है ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट फटाफट लेना। अब देखो कुटीर उद्योगों की बर्बादी हुई। आम जनता जो नॉर्मल जो लोग होते हैं है ना जो गरीब तबके से आते हैं मध्यम परिवार से कुटीर उद्योग उनको बहुत सारा मध्यम तो नहीं गरीब तबके से जो आते हैं तो कुटीर उद्योग उनको बहुत सहायता देती है ठीक है सहारा देती है। तो यहाँ पे क्या होता है ब्रिटिश नीतियों के चलते पारंपरिक कुटीर उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। कृषि पर निर्भरता वृद्धि हुई। इससे उद्योगों के बंद होने से भूमि जो है उस पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत लगातार बढ़ने लगा और इसका परिणाम क्या था कि इन सभी कारणों से किसानों में असंतोष बढ़ता चला गया जिसने आगे चलकर विभिन्न किसान आंदोलनों का रूप ले लिया। तो किसान आंदोलन कहां मुख्य तौर पे हुए जैसे कि सबसे मेन है बिजोलिया का, फिर अपन पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन, फिर मारवाड़ के अंदर जो हुए वो पढ़ेंगे, जयपुर के अंदर हुए वो पढ़ेंगे, शेखावाटी के पढ़ेंगे है ना, और फिर मेव आंदोलन वो पढ़ेंगे। तो बहुत सारे किसान आंदोलन है अपन 3 क्लास में इसको पूरा करने वाले और 3 क्लास में मतलब एक क्लास जो आज है मान लीजिए 30-35 स्लाइड्स है इसके अंदर ऐसी तो समझना तो बिल्कुल व्यवस्थित पड़ेगा है ना। और उसके बाद में ऐसी 3 क्लासें आएगी। एक चीज कि कुछ विद्यार्थी अभी कह रहे गुरु जी सीईटी की क्लास कर शुरू करो। अरे बेटा सीईटी की क्लास नहीं तो क्या है अब थंबनेल में तो लिखना जरूरी थोड़ी है कि सीईटी। मैं पहला भी वीडियो बना कह चुके हूं कि ये आरबीएसई की क्लासें आप लोगों के सीईटी के लिए ही है। राजस्थान अध्ययन आप लोगों के राजस्थान जीके जो है सीईटी के अंदर 35 से 40% वेटेज रख रहा है। तो यहाँ पे ये इसीलिए तो चला रहे हैं अपन। अब आप लोग इंतजार करोगे ये पूरी होगी फिर सीईटी, ये सीईटी की है। इसके अलावा इंडिया जीके में पढ़ा चुका बहुत सारे जो सब्जेक्ट आप लोगों के पूछे जाने सारी की सारी क्लासें उपलब्ध करा रखी है। तो इंतजार मत करो किसी चीज को क्या वो है ए पूछी सीईटी में थारे ए काम आई और वही पार लगाई। तो ये क्लासें मिस मत करो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बिजोलिया किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थिति जानते हैं। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर है और तत्कालीन मेवाड़ राज्य के अंदर प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये पूछेंगे कि ये कौन सी श्रेणी का ठिकाना था तो ये भैया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था फर्स्ट। ठीक है चलिए तो ये आप लोगों को मैंने बेसिक पहले ही जानकारी बता दी तो आपको पता है कि मेवाड़ श्रेणी का ठिकाना था यहाँ पे। ठीक है अब शासक फतेह सिंह जी थे आगे आएगा सारी डिटेल आगे बताएंगे। ठीक है अब देखिए भौगोलिक सुगमता इस जागीर की बनावट ऐसी थी कि आंदोलन के समय यहाँ के किसान बड़ी आसानी से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यही चीज मैंने आप लोगों को बताई कि बिजोलिया इसलिए बहुत ही मतलब एक तरीके से अनुकूल था किसान आंदोलन के लिए कि यहाँ से जो है पलायन करना बहुत आसान हो गया था यहाँ। ठीक है अब जनजीवन और जाति यहाँ के अधिकांश लोगों में जीवन निर्वाह का मुख्य आधार कृषि था और कृषकों में बहुसंख्यक धाकड़ जाति के लोग थे। और ये 2 बार प्रश्न बना हुआ है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किसान कौन थे तो किसान धाकड़ थे क्योंकि आंदोलन इतने बड़े लेवल पे किया तो धाकड़ ही कर सकते हैं इतने बड़े इसमें धाकड़ आदमी चाहिए। तो यहाँ पे आदमी यानी ज्यादातर किसान कौन थे धाकड़ थे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलो आज बहुत आनंद आने वाला था। ले आगे बढ़ो। धाकड़ जाति की क्या विशेषताएं रही है देखिए वे अपने कड़े परिश्रम और कार्य कुशलता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और जाति के रूप में वो पूरी तरह संगठित थे और अपनी पारंपरिक पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा यानी कि विश्वास था। ठीक है ये धाकड़ जाति की अब ये विशेषता को मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं आ पढ़ी भाई रे आ किताब आ पढ़ी देख मैं टेबल में दे रहे। ठीक है कक्षा 9 की किताब बढ़िया पुटो चाड़ियोड़ो मैणियोड़ो है ना। तो ये पढ़ी और इसको आधार मतलब इसको छूने तक की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा मैंने इस पे व्यवस्थित तरीके से बता दिया। अब आपके बिजोलिया के आंदोलन पूरा पैराग्राफ दे रखा है यहाँ देखो शीर्षक के अनुसार पढ़ना है कि इसके अंदर क्या है इसके अंदर क्या है। और कोई भी इस तरीके से आप लोगों के लिए क्लासेस उपलब्ध नहीं कर रहा है। मेहनत घनी लागे एक क्लास की स्लाइड बढ़ाने में एक पूरा दिन चल जाए। ठीक है यानी कि मैं कम से कम 3-4 घंटे देता हूं इन स्लाइड्स को तैयार करने में कि यहाँ पे क्या है करेक्शन क्या है चित्र कैसा आना चाहिए वगैरह वगैरह ताकि आप लोगों के दिमाग में चीजें सीधी बैठे और सीधी कर जाए। अब ये चित्र देखो
कि यहाँ पे इनकी देखो विशेषता है कि ये इनकी विशेषता, एक तो ये पंचायत में, मैं आपको कह रहा हूँ ना, चित्रों पे ध्यान देना, पंचायत में जो है ये विश्वास करते थे, ये बढ़िया मेहनती और ये थे, तो इस तरीके से आप देखते रहना साथ साथ। अब आंदोलन की शुरुआत का तात्कालिक कारण क्या था? 1894 के अंदर ध्यान देना, 1894 में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ठिकाने के नए जागीरदारों और किसानों में संबंधों में विभिन्न कारणों से कड़वाहट आ गई। तो यानी कि ये भी पूछ सकते हैं 1894 तक कौन था यहाँ का जागीरदार? गोविंद दास। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ऐतिहासिक बिजोलिया किसान आंदोलन होता है। मृत्यु किसकी हो गई? राव गोविंद दास जी बिजोलिया, इनकी मृत्यु हो गई। फिर जागीरदारों और किसानों के बीच में बनी नहीं ढंग से, तो निश्चित रूप से ये होना था। अब बहुत सारे कर लगाए, नए नए जो जागीरदार आए, चबरी कर है ना, तलवार बंदाई कर, ऐसे कर लगाए हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। चलो अब देखिए, ये प्रश्न भी अभी हाल ही में बना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ है। यानी कि वो कूट वाले प्रश्न दे देते, 2-3 लाइनें दे दी, उसके अंदर एक डाल देते कि ये 5 चरणों में हुआ है, तो उसी को गलत करके निकालना था कि ये गलत है। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। ये 3 चरणों के अंदर हुआ है। इसके कितने चरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। कितने चरण है इसके? 3 चरण के अंदर ये संपन्न हुआ है। पहला चरण, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1897 में शुरू हुआ है और 1915 तक पहला चरण। इस शुरुआती दौर में आंदोलन का नेतृत्व पूरी तरह स्थानीय लोगों द्वारा ही किया गया। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है भैया, मैं जितना जोर देके कह रहा हूं उतना ध्यान देना कि इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इससे बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों के पूरा नहीं हो सकता। इसी तरीके से पूछा जाएगा, है ना? क्या कि पहले चरण में कोई बड़ा नेता नहीं था, पहले चरण के अंदर कोई बड़ा नेता नहीं, स्थानीय लोग ही थे। हालांकि फिर बाद में धीरे धीरे साधु सीताराम दास और ये जुड़े, है ना, फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव, इन्होंने सबसे पहला विरोध। अच्छा, मैं आप लोगों को एक पहले ही बता दूं कि यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान देना कि प्रथम विरोध जो है, पहले तो देखो स्थानीय लोग थे, लेकिन प्रथम विरोध के अंदर कोई बड़े नाम पूछे आप लोगों को तो ध्यान देना कि सबसे पहले जो है ना, अगर आज की तारीख में कोई घटना हो जाए तो अपन सबसे पहले जो है वो कहां पे शिकायत करेंगे? वो करेंगे अपन एफबी पे, यानी फेसबुक पे करते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे अपन जो है करते हैं, तो यानी एफबी याद रखो आप। और एफबी पे भी किसकी? सीता की एफबी, क्या ध्यान रखोगे? सीता की एफबी पर, सीता की एफबी पर पोस्ट की। ठीक है, क्या पोस्ट की? बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड। अब ये क्या है? ये ट्रिक है ये याद रखने की कि यहाँ पे किस किसने किया है। तो सीता से क्या ध्यान रखोगे? साधु सीताराम, साधु सीताराम दास, सीताराम दास। एफ से ध्यान रखना फतेहकर्ण, कौन? फतेहकर्ण। और बी से क्या ध्यान रखोगे? ब्रह्मदेव, ब्रह्म देव। तो पहले विरोध जो किए हैं वो इन तीनों ने किए हैं। ठीक है, पहला पहला जो विरोध दर्ज किया है वो इन तीनों ने किया, और इससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। फिर से अपन उसी स्लाइड पे आते हैं कि अब जो पढ़ रहे थे अपन उस पर ध्यान फोकस करो फिर से कि देखो क्या हुआ कि पहले चरण में नेतृत्व तो पूरी तरीके से स्थानीय लोगों ने। दूसरा चरण 1915 से 1923 तक है। यह काल आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। इसी चरण में यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से पूरी तरीके से जुड़ गया था, राष्ट्रीय मुख्य धारा से पूरी तरीके से जुड़ गया था। और इसके बाद में आता है तीसरा काल, तीसरा चरण, जिसे पराभव काल बोलते हैं। ठीक है, तीसरा चरण यह आंदोलन का अंतिम चरण था जो वर्ष 1941 में जाकर समाप्त हुआ, यानी 1923 से लगा के 1941 तक यह आंदोलन चला है। तो 3 जो है चरणों के अंदर ये पूरा हुआ है, और तीनों का टाइम पीरियड आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला क्या है? 1897 से 1915, फिर 1915 से 1923, और फिर 1923 से लगा के आप लोगों के 1941 तक। ठीक है, चलो टावरो स्क्रीनशॉट ले। चला आगे बेटा। ओके, ये तो ले लिया था ना फतेहकर्ण वाला। ठीक है, अब देखिए आंदोलन की शुरुआत और महाराणा से पुकार कि कभी भी कोई संकट आएगा तो सबसे पहले अपन कहां जाएंगे? जहां से शासन चल रहा है उन तक जो है बात पहुंचाएंगे। मान लीजिए आज भी कोई गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले अपन जो करते हैं राज्य स्तर पे जो है मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वहां से जो है चीजें संज्ञान में ले ली जाए तो बढ़िया है। तो इन्होंने भी क्या किया? शासक तक जो है आवाज पहुंचाई। किसानों का एकत्रित तो होना। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज पर गिरधरपुरा गांव, यानी कि आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा गिरधारीपुरा, गिरधारीपुरा। यहां पे क्या हुआ था? एक व्यक्ति थे गंगाराम धाकड़। कौन थे? गंगाराम
धाकड़, इनके पिता के मौसर पे, धाकड़ के पिता के मौसर, मौसर होता है मृत्यु भोज, जो मृत्यु के बाद में भोज दिया जाए उसे बोलते हैं मौसर, और जो जीवित रहते व्यक्ति अपना मृत्यु भोज कर दे उसे कहते हैं जौसर। ठीक है, जीवित रहते करे तो जौसर। तो मौसर के अवसर पे क्या होता है कि सब स्थानीय लोग इकट्ठे होते हैं, तो इस बहाने जो है इनको मौका मिला अपने जो है विचार आदान प्रदान करने का, और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए। ठीक है, सबसे पहली बार ये बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे जो गिरधारीपुरा गांव में हुए थे। यहाँ विचार विमर्श किया, ठिकाने के जागीरदारी अत्याचार और निरंतर हो रहे शोषण से पीड़ित किसानों ने यहाँ एक दूसरे से गंभीर विचार विमर्श किया, यानी कि नतीजे तक कैसा पहुंचा जाए। फिर निर्णय क्या लेते हैं, किसानों ने मिलकर यह फैसला किया कि उनके प्रतिनिधि राजधानी उदयपुर जाएंगे और महाराणा फतेह सिंह, यहाँ पे महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। यानी कि शासक कौन थे इस समय, फतेह सिंह थे, फतेह सिंह थे। तो यहां से जो है ये वहां पे जाने के लिए, परिणाम क्या हुआ, किसानों के प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा से मिले और न्याय की पुकार की, किंतु इस पुकार का कोई भी परिणाम नहीं निकला। ठीक है, यहां से जो है ये गए लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। अब हुआ क्या था, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूं। नानजी और ठाकरे जी थे व्यक्ति, उनको भेजा था यहां से कि भाई आप जो है वहां पे जाके और राणा जी से ये बात बताना कि इतना अत्याचार हो रहा है, आपको शायद पता नहीं हो तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लाग बाग बहुत लगा रखी है। 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, कितनी, 84 प्रकार की, 84 प्रकार की लाग बाग। लाग बाग क्या होता है, यानी कि टैक्स, एक तरीके समझ लो टैक्स होता है। लाग बाग इतनी ली जाती थी, हम इतने परेशान है। तो हुआ ये कि राणा जी ने एक व्यक्ति जो है, मतलब पहले तो मुलाकात नहीं हुई, बहुत समय बाद में जो 2-4 महीने घूमे तब जाके मुलाकात हुई। मुलाकात होने पर फिर एक व्यक्ति को भेजा, हामिद हुसैन नाम के एक व्यक्ति को भेजा कि देख के आओ कि क्या चीज है। हामिद हुसैन ने जाके कहा कि ये करे कि कोई ज्यादा की है कौन। तो ऐसा जब रेस्पॉन्स मिला तब जाके जो है, जब संज्ञान नहीं लिया जाए किसी चीज का तब आंदोलन होता है। तो फिर बाद में क्या, अब तो दाब गया भाई, दबा दिया राजा जी, अब तो आंदोलन करा, तो फिर बाद में जाकर क्या है, आंदोलन होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसान विरोधी नीतियों को बढ़ावा, रियासती सरकार की निष्क्रियता और उदासीनता के कारण बिजोलिया के शासक का हौसला बढ़ा और उसने किसान विरोधी नीतियां अपनाई। क्या हुआ कि रियासती सरकार जो थी उनका उदासीनता थी, तो बिजोलिया के शासक यानी बिजोलिया के जो जागीरदार थे, बिजोलिया के जागीरदार, अब ऐसे में क्या हुआ, अब मान लीजिए कि एक क्लास में कोई मॉनिटर है, एक तो है मार साहब वो तो है शासक, और एक है मॉनिटर जिसको ध्यान रखने के लिए मॉनिटर बनाया है कि अनुशासन बना रहे क्लास में। अब वो मॉनिटर बेटो क्या करे कि टाबरन ठोके हवादार, ठीक है, बिना कारण ही। अब तो क्या करी, टाबर भेला होन जाए जो जो मौको मिली जो मार साहब ने जार के मार साहब थे मॉनिटर बनाया और ये बड़ तो मन ठोके गणा, बिना बात ही ठोक रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बिल्कुल चुपचाप बैठा तो भी। अब मार साहब कहते हैं नहीं नहीं तू ही ऐसा है सर, तू जा चल भाग यहाँ से ऐसे। तब क्या होगा कि मॉनिटर को पता चलेगी बात, मॉनिटर कहेगा कि क्यों लाडोरी भुआ वर्ण शिकायत करने के हो। अब मॉनिटर को पता चल गया कि मार साहब ने मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि अब मैं और तबीयत से जो है मार सकता हूँ। मॉनिटर क्या करेगा, और कूटेगा उनको। और अब जो है या तो वो जिनको कूटा है वो या तो आवाज उठाएंगे नहीं, और आवाज उठाएंगे तो फिर पूरी क्लास उठाएगी मॉनिटर को कूट देगी, ये वाली बातें होंगी, यानी कि आंदोलन होगा। तो ये निष्क्रियता किसकी थी, मार साहब की यानी शासक की। और फिर जो है मॉनिटर यानी कि जागीरदार जो थे यहाँ के, वो और अत्याचार करने लगे कि लो भाई साहब मेरी शिकायत करो थे, लो अब तो और टैक्स लगाओ। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। लागों का बोझ, देखिए बिचौलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लाग बाग के बोझ से पूरी तरह दबा हुआ था, और फिर जो है नया चवरी कर 1903 में और लगा दिया। रामकृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चवरी कर के नाम से एक नया अपमानजनक कर लगाया। कई लोग कई जगह जो है इसको लिखा गया कि 5 रुपए चवरी कर लगाया, कई जगह जो है इसके बारे में बताते 5 रुपए, और कई जगह इसके बारे में 13 रुपए कहा जाता है कि 13 रुपए जो है चवरी कर लगाया। ठीक है, और दोनों के ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाते हैं, इसलिए आप दोनों ध्यान में रखें, इसलिए आप दोनों ही ध्यान में रखें। अब क्या हुआ, देखो ऑलरेडी देखो यहाँ पे संज्ञान लिया नहीं, करों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लगान बेगार घर कर पशु कर पकड़ी कर बहुत सारे गए। ठीक है, तो फिर बाद में और कौन सा लगा दिया, चवरी कर लगा दिया। ले
चवरी कर का मतलब है कि इनके जागीरदार के घर पे यानी कि जहां पे शादी होगी कहीं, तो उसका भी जो है चवरी लगाने का भी टैक्स देना है। चवरी लगाने का भी क्या देना है, यानी किसान की पुत्री की शादी होगी तो यहाँ चवरी बांटेंगे घर के अंदर, जो चवरी तो समझते हो ना, जहाँ पे फेरे होते हैं, तो उसका भी क्या है, टैक्स देना पड़ेगा। ये है चवरी कर, ठीक है। तो ये भी लगा दिया नया और अलग ही। और 5 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। आज के 50,000 ही समझो आप। लो स्क्रीनशॉट। अब देखो 1903 के अंदर राव कृष्ण सिंह की दमनकारी नीतियां थी। कर की शर्तें क्या थी कि हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए और कुछ साक्ष्यों के अनुसार 5 रुपए, क्योंकि 9th की किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, इसलिए दोनों ही ध्यान रखने अपने को, ये जो है ठिकाने के खजाने में जमा करवाने होंगे। यानी कि शादी करानी है तो कराते रहो, लेकिन 5 रुपए या 13 रुपए जो भी है वो आपको खजाने के लिए देने ही देने। अब बताओ, शादी में ही खर्चो ज्यादा है और किसानों पहले वो टैक्स बहुत ज्यादा दे रहा है, बाद में भी कहती हो कि और भी देना था कि 5 रुपया था जमा कराना ही है, भले की करो। विवाह के बाद वर यानी कि दूल्हे को राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना भी अनिवार्य था। टैक्स तो देनो ही है। बिंद राजा जी को आई बन ब्याह हो जाए बिंग बाद में नमन ने जानो है, जागीरदार साहब रेटेदार नमनो ही पड़ी। अब बताओ, यानी कि एक तरीके से क्या हुआ कि एक तरीके से अपमान हुआ। ये तो भाई जरूर तो पामड़ा है, पामड़ा जवाई साहब है। अब जरूरी थोड़ी कि जा रहा हो जो नमी ये तो गलत बात हुई। तो गलत बात का ही विरोध होता है, ठीक है। अब किसानों का मूक विरोध था इसमें। इस अपमानजनक कर से किसानों में भारी रोष व्याप्त हुआ और उन्होंने विरोध स्वरूप 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। सबने जो है एक तरीके से ओम इग्नोराय नमः कर दिया कि अपने जो है किसी तरीके से विवाह करना ही नहीं, जब शादी करेंगे नहीं टैक्स नहीं देंगे। तो ये टैक्स लेकिन कब तक कुंवारी रखें छोरियों को, आखिर में शादी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 वर्षों तक जो अपनी कन्याओं को विवाह नहीं किया। परिणाम क्या, विरोध बढ़ता देख राव ने कुछ नाम मात्र की रियायतें दी। इससे किसान संतुष्ट तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें अपनी संगठित शक्ति का एहसास जरूर हो गया। इससे क्या है, राव साहब थोड़े जो हिल गए, राव साहब यानी गिरदा, ये जो जागीरदार, ये थोड़े से हिल गए और थोड़ी सी मतलब कम कर दी, छूट दे दी। संतुष्टि लायक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन किसानों को पता चला कि भाई संगठन में शक्ति होती है, ये चीज उन्हें पता चल गई। तो फिर यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। अब देखिए, अब पृथ्वी सिंह का शासन आता है। कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह शासक बनता है। शासक यानी कि जहां शासक कह रहा हूं ना, यानी कि जागीरदार, ठीक है। तो वहां पे जो है अब ये तलवार बंदाई कर लगाता है। और देखिए नया जागीरदार बनता है। रामकृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया और उनके स्थान पर उनका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह भुजोलिया का स्वामी बन गया, यानी जागीरदार बन गया। इसने क्या कर तलवार बंदाई कर लगाया। मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली जाने वाली रकम का पूरा आर्थिक भार पृथ्वी सिंह ने वहां की गरीब जनता पर डाल दिया। क्या होता था, राज्य लेते थे जागीरदार से तलवार बंदाई कर, राज्य यानी कि शासक लेते थे। और इसने क्या किया, इसने जनता को कहा कि मैं जो टैक्स राजा को दूंगा, वहां पे शासक को, राणा को, वो तुमको देना है, थे सब बेला करोगे, मैं थारी खातिर हूं। और ये भी डाल दिया किस पे, जनता पे। अब किसानों द्वारा विरोध करने पर स्थानीय शासक ने कड़ा रुख अपनाया, शासक यानी ये पृथ्वी सिंह ने, और आंदोलनकारियों के खिलाफ दमनकारी नीति शुरू कर दी। इनके खिलाफ दमनकारी नीति शुरू कर दी। एक चीज ध्यान रखना, इनमें क्रम पूछेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूं एक ट्रिक आपको। इसमें क्या पूछते हैं, क्रम पूछते हैं। तो इसके अंदर क्रम ये ध्यान रखना कि जागीरदारों ने जो है अपनी पूरी कैपेसिटी से कर लगाया। क्या ध्यान रखोगे कि पूरी कैपेसिटी, और कैपेसिटी ऐसे लिखना, कैपेसिटी आप पूरे CAPI वो मत करना, कैपेसिटी ऐसे लिखना। अब इससे क्या ध्यान रहेगा आपको, के से क्या है, पहले क्या आ रहा है, कृष्ण सिंह, पहले क्या आ रहा है, कृष्ण सिंह, ठीक है। और पी से क्या आ रहा है, पृथ्वी सिंह। तो इन दोनों का आप लोगों को क्रम याद रह गया कि पहले कृष्ण सिंह है फिर पृथ्वी सिंह है। अब देखो यहाँ पे ये टैक्स है, तो पहले कौन सा, सी से चवरी कर, पहले कौन सा लगाया, चवरी कर लगाया। और टी से कौन सा लगाया, तलवार बंधाई, तलवार बंधाई। और अब जो पहले आया उसको पहले के साथ में जोड़ दो, बाद में आया उसको बाद में के साथ। तो कृष्ण सिंह के साथ में ये जुड़ जाएगा और पृथ्वी सिंह के साथ में ये जुड़ जाएगा, यानी कि पूरी कैपेसिटी से कर लगा दिया। और क्या लगाना है, ध्यान क्या रखना, 1903 और 1906, यानी कि एक बार तो कर लगाया आपके 1903 में और एक बार लगाया 1906 के अंदर। ये याद करने का तरीका है, ये याद करने का तरीका है कि किस तरीके से ज्यादा समय तक स्थायी रूप से याद रखा जाए। ले टावरो स्क्रीनशॉट ले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आंदोलन का दूसरा चरण और विजय सिंह पथिक का आगमन। ये पहला जो चरण था वो वहां तक था, ठीक है। अब देखिए दूसरे चरण की शुरुआत, ठीक है,
ध्यान दियो, अभी दूसरा चरण ही सब महत्वपूर्ण है। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण तब प्रारंभ हुआ जब 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, यानी कि वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक के बारे में अपन व्यक्तित्व में सारी जानकारी पढ़ चुके हैं, अब अपने को फोकस करना है किसान आंदोलन पे। तो ये कब जुड़े थे, ये ध्यान रखना, 1916 में जुड़े हैं, और ये प्रश्न बनता है। पथिक जी में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी, उन्होंने सर्वप्रथम किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तो और आंदोलन को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, क्योंकि भावना इनकी विरोधाभासी थी किसानों में, लेकिन संगठन नहीं था। तो इन्होंने सबसे पहले आके इनको संगठित किया और सुव्यवस्थित रूप दिया, क्योंकि ये राष्ट्रीय गतिविधियों का हिस्सा रह चुके थे विजय सिंह पथिक, इनको अनुभव था। ठीक है, सशस्त्र क्रांति से जुड़े हुए थे ये तो। फिर देखिए, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, इसके तत्वाधान में 3 प्रमुख चीजें चालू की गई जो आगे चलकर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने। एक तो पुस्तकालय शुरू किया, एक पाठशाला शुरू की और एक अखाड़ा शुरू किया। यानी कि ये क्या बने, ये राजनीतिक गतिविधियों के बाद में क्या बने, ये केंद्र बने हैं। तो ये ध्यान रखना, एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा, ये 3 चीजें जो है इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा के अंतर्गत शुरू की है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए माणिक्यलाल वर्मा का जुड़ाव और देश सेवा का संकल्प। माणिक्यलाल वर्मा का, इस समय माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने के एक कर्मचारी के पद पे कार्यरत थे, यानी कि सरकारी नौकरी कर रहे थे। बिजोलिया ठिकाने के कर्मचारी थे, यानी सरकारी नौकरी कर रहे थे। वे पथिक जी के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ठिकाने की नौकरी या अवकाश ले लिया, यानी कि एक तरह से छोड़ ही दी। अब मान लो कि कोई अवकाश ले, सरकार रो विरोध कर रहे हैं, और अवकाश लिया किस लिए है, अब इस ऑफिस में कोई काम कर रहा है, वो यहां से छुट्टी लेकर और यहीं का विरोध कर रहा था, यानी कि उसकी नौकरी तो गई। तो एक तरीके से इस्तीफा ही था। तो माणिक्यलाल वर्मा ने जो है नौकरी छोड़ दी थी अपनी किसानों का साथ देने के लिए, और वर्मा जी ने पथिक जी से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और उनके साथ मिलकर किसानों को संगठित करने के कार्य में पूरी तरह जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक जी को बहुत बड़ा सहयोग मिला। साधु सीताराम दास पथिक जी से भी पहले जुड़े थे किसान आंदोलन से, और पथिक जी को आने का आग्रह साधु सीताराम दास ने ही किया था, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। चलिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन और क्रांति का बिगुल बज गया भैया, 1917 की बात है। देखो, विजय सिंह पथिक बिजोलिया के ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और वहां के निवासी इन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे और उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। महात्मा जी की जय हो, महात्मा जी की जय हो, ऐसे करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लगता है कि क्या याद करें, ये तो याद ही है। याद ही है वाली बात अलग है, जब मेरी क्लास पूरी हो जाए तो एक बार फिर से क्लास देख लिया करें, या नोट्स बनाते हो तो बेटर है। ठीक है, तो इससे चीजें सीक्वेंस में याद रहेगी आपको। तो महात्मा जी कहकर किसको संबोधित करते थे, विजय सिंह पथिक को। सक्रियता का निर्णय देखिए, पथिक जी किसानों की दयनीय और भयावह दुर्दशा से भली भांति परिचित हो चुके थे। इस स्थिति के निवारण हेतु उन्होंने किसान आंदोलन को अधिक सक्रिय बनाने का दृढ़ निर्णय लिया और ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ है 1917 के अंदर। ठीक है, वर्ष 1917, इसको पूरा ही मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। वर्ष 1917, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया और एक तरीके से क्रांति का बिगुल बजा दिया था। हरियाली अमावस्या के दिन हुआ है और मन्ना पटेल नाम के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। इसका क्या ध्यान रखोगे, मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड लीजिए 1917, स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो, अब देखिए, युद्ध का चंदा न देने का आह्वान किया है। ठीक है, युद्ध का चंदा न देने का आह्वान। विजय सिंह पथिक ने किसानों से प्रथम विश्व युद्ध के लिए जबरन वसूले जाने वाले चंदे का बहिष्कार किया। लोगों से जबरदस्ती चंदा एकत्रित करते, कौन, अंग्रेज करते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसमें अंग्रेजों के जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करने के लिए भारतीयों से भी जबरन चंदा ले रहे थे। तो इन्होंने कहा युद्ध का चंदा नहीं देंगे, हम बहिष्कार करेंगे। ये देखो यहाँ पे जो है चंदा इकट्ठा किया रहा है, जबरन ले रहे हैं। ठीक है, फिर देखो बेकार न करने की घोषणा। किसानों ने सामूहिक रूप से बेकार क्या होता है कि एक तरीके, आप लोगों ने सुना सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा में क्या, परंपरागत रूप से जो है मजदूरी करते हैं परिवार। ठीक है, और उनको जो है रोटी खाने को दी जाती है, लेकिन उनकी मेहनत का पैसा नहीं दिया जाता, आर्थिक रूप से कोई मजदूरी नहीं दी जाती। एक तरीके से वो होती है बेगार, यानी बिना मजदूरी के श्रम कराया जाता है। तो ये भी करवाते थे, यहाँ पे काम कराते थे, पैसा नहीं। तो इन्होंने भी मना कर दिया, बेगार नहीं करेंगे, पैसा नहीं तो काम नहीं।
बिना मजदूरी के जबरन काम कराना बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया कि हम बेकार नहीं करेंगे, बेकार बंद करो, हमारी मेहनत हमारा अधिकार। यह तरीके याद करना। देख लो, मैं पूरा ही किसान आंदोलन थार खातिर जीवंत कर दियो अटे कि बिजोलिया किसान आंदोलन इस तरीके से चला था। और मेरे लिए भी ये ऐतिहासिक क्लास ही है, क्योंकि अपने चैनल पे भी ऐसी क्लासेस और किसी बैच में नहीं आई जैसी आरबीएससी के बैच में आ रही है आप लोगों की। पूरी चित्रात्मक, यानी कि एक पटकथा से चल रही है, एक पिक्चर से चल रही है पूरी। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो, नारायण जी पटेल की गिरफ्तारी होती है। ठीक है, यहां पे अब देखिए, गोविंद निवास गांव में नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से साफ इनकार कर दिया, और जिसके कारण जागीर के कर्मचारियों ने पकड़कर कैद में डाल दिया। अब हो सके नारायण जी पटेल नाम थान पूछ ले, तो अगर नहीं पढ़ी उड़ा तो क्या करो, तो ये वास्ते ध्यान रखियो बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ी उड़ा है। ठीक है, अब देखो, गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही किसान पंचायत के आदेश पर किसानों के बड़े बड़े जत्थे जो है वो बिजोलिया पहुंचने लगे। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ, संगठित किसानों ने इस भारी दबाव से ठिकाने के प्रशासक बुरी तरह डर गए और उन्होंने तुरंत नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया, और यह किसानों की पहली बड़ी संगठित जीत थी। ठीक है, नारायण जी पटेल को रिहा कर दिया, किसानों से एक तरीके से डर गए थे, और ये जो है पहली बड़ी जीत मानी जाती है किसानों की। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चित्र जरूर देखियो, क्योंकि चित्र जो है चीज बहुत आसान हो जाए और सीधी समझ में आ जाए। ठीक है, और ध्यान रखना, नारायण जी पटेल ये बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है, और ये प्रथम विजय हुई है, यानी कि नारायण नारायण। ले स्क्रीनशॉट। अब प्रताप समाचार पत्र और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार। राष्ट्रीय स्तर पे व्यापक रूप देने के पीछे कौन सा समाचार पत्र बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो वह किसान वो अपने जो समाचार पत्र था वो प्रताप था। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके जो संपादक थे, इनके द्वारा लिखा गया प्रताप समाचार पत्र था। ठीक है, अब देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क। पथिक जी ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने और राष्ट्रीय सहयोग हासिल करने के लिए कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र का संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क साधा। कहां के थे, कानपुर के। ये चित्र देख लेना, इससे याद हो जाएगा आपको, प्रताप कानपुर से प्रकाशित पूरा लिखा हुआ है। और विद्यार्थी यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन की खबरों के लिए एक विशेष स्थायी कॉलम शुरू कर दिया कि बिजोलिया में क्या हो रहा है, एक कॉलम भैया पूरा उसका ही छपेगा, यानी कि न्यूज के लिए फिक्स जगह होगी। तो इससे क्या हुआ, इससे जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला राष्ट्रीय आंदोलन पे। ये बिजोलिया किसान आंदोलन हाईलाइट हो गया। इस निरंतर राष्ट्रीय प्रचार के कारण समूचे देशवासियों का ध्यान बिजोलिया के इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की तरफ तेजी से आकर्षित हुआ। पहले तो सिर्फ राजस्थान तक सीमित था, लेकिन फिर जो है भैया व्यापक रूप से पूरे ही देश के अंदर इसका प्रचार हो गया एक तरीके से। ले स्क्रीनशॉट। देखिए, महात्मा जी का जुड़ा हुआ नैतिक समर्थन, बम्बई आमंत्रण। महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रामाणिक जानकारी जुटाने के लिए पथिक जी को विशेष रूप से बम्बई आमंत्रित किया कि आप आइए, क्या चल रहा है वहां पे बताइए। फिर अपने पीए महादेव देसाई को स्थिति बांपने भेजा भी था इन्होंने, गांधी जी ने, कि आप देख के आओगे वास्तविक क्या चीजें हैं। फिर देखिए, गांधी जी के समक्ष विवरण। पथिक जी ने बंबई जाकर बिजोलिया किसानों पर हो रहे अत्याचारों को बताया, गांधी जी के सामने रखा, जिससे गहरे प्रभावित हुए। और महादेव भाई की जांच, यानी महादेव देसाई, ठीक है, क्या नाम था इनका, महादेव देसाई। महादेव देसाई जो गांधी जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। देखिए, महादेव गांधी जी ने जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति देखने के लिए बिजोलिया भेजा है। और महाराणा को पत्र। जांच के बाद गांधी जी ने मेवाड़ के महाराणाओं के संबंध में एक विशेष पत्र लिखा और आंदोलन को अपना पूरा नैतिक समर्थन प्रदान किया। यानी गांधी जी का जुड़ना एक तरीके से बहुत बड़ा सहयोग था बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, क्योंकि उस समय जो है गांधी जी का नाम बहुत जबरदस्त तरीके से चलता था। क्या आंदोलन, गांधी जी का साथ मिल गया यानी कि जीत गए, इस तरीके से चलता था। तो यहाँ गांधी जी का समर्थन जो है वो मिल गया, और महाराणा को इस बात के लिए आगाह कर दिया था गांधी जी ने। चीज पूरी पिक्चर जो हम जा रही हूं थे, ध्यान बिल्कुल नहीं हटनो से, ठीक है, डटी उड़ा रही जो एकदम ही। ले आगे बेटा। देखिए, इसके बाद असहयोग आंदोलन और ब्रिटिश सरकार का बदलता रुख। देखिए, शुरुआत में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को किसी भी प्रकार की छूट या रियायतें देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। स्टार्ट में नहीं देना चाहते थे ये, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में असहयोग आंदोलन का शंखनाद हुआ।
जो 1921 तक आते आते पूरे भारत में भयंकर रूप धारण कर चुका था। और इस राष्ट्रीय दबाव के कारण अंग्रेजों का रुख धीरे धीरे नरमी आने लगी। असहयोग आंदोलन के समय तो भाई साहब अंग्रेजों ने सोच लिया था कि हो गया, अपना अपने वैलिडिटी पूरी हुई, अब अपने जाने का समय आ गया, क्योंकि इतने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध हो रहा था। शांतिपूर्वक बहिष्कार कर रहे थे, अंग्रेजी सामानों को जला रहे थे, होलियां जल रही थी जगह जगह विलायती कपड़ों की वगैरह, और उपाधियां त्याग रहे थे, कॉलेज इनकी शिक्षा को त्याग रहे थे वगैरह। इतना जबरदस्त चल रहा था। अंग्रेजों ने बोरिया बिस्तर बांधने शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर जो है चोरी चोरा कांड होता है, और चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी जो है अचानक से असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते। उस समय भगत सिंह बहुत प्रभावित पीड़ित हुए। पहले गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जैसे ही उन सब जगह यही माहौल था कि अंग्रेज जाने वाले, लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया तब भगत सिंह जो है टूट गए थे अंदर से। फिर उनका जो है रुख बदल गया कि अब भाई साहब अपने को या तो मारेंगे या मरेंगे, अब तो इनको मार के ही निकालेंगे, ऐसे निकलने वाले नहीं है अंग्रेज। चलो आगे बढ़ा। उच्च स्तरीय समिति का गठन और ऐतिहासिक समझौता, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। देखिए, असहयोग आंदोलन के व्यापक फैलाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत प्रभाव से शांत करने का पक्का निश्चय किया। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समझौते के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक बेहद प्रभावशाली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसमें शामिल कौन कौन थे, यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यही प्रश्न बनता है और आने वाले समय और बनेगा। शामिल कौन कौन थे, देखो, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, कौन थे, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड शामिल थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। राजपुताना के एजीजी थे ये, ठीक है। आगलवी शामिल थे, ये एजीजी के सचिव थे आगलवी। विल्किंसन शामिल थे, जो मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। प्रभाष चंद्र चटर्जी शामिल थे, जो मेवाड़ राज्य के दीवान थे। और बिहारी लाल शामिल थे, जो मेवाड़ राज्य के शायर हाकिम थे। ठीक है, ये सदस्य थे भैया, और रट के रखना इनको, आने वाले समय में ये प्रश्न छपेगा। ठीक है, छपेगा निश्चित रूप से, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि समिति के सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, रॉबर्ट हॉलैंड समिति, ले स्क्रीनशॉट, 5 सदस्य बैठे, देख लो। अब देखिए, एक समझौता होता है 11 फरवरी 1922 को। इस समिति और किसान पंचायत के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद, गहन समीक्षा के बाद आखिरकार 11 फरवरी 1922 को एक लिखित समझौता संपन्न हुआ, इन राइटिंग। ठीक है, लिखित समझौता, तारीख याद रखना 11 फरवरी थी। ठीक है, चलिए क्या हुआ, किसानों के पक्ष की स्वीकार्यता। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने खुलकर किसानों की मांगों को, औचित्य को सही और जायज स्वीकार किया कि ये मांगे जायज है। अब करना, स्वीकार करना भाग्य आया था, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन पहुंच चुका था। ठीक है, 35 लाखों की समाप्ति, कितने में से, 84 में से, टोटल कितनी थी, 84 में से 35 लाख बाग समाप्त, टोटल थी भैया 84। ठीक है, इस समझौते के तहत किसानों को कई बड़ी रियायतें दी, उनके ऊपर लदे लगभग 35 प्रकार के अनावश्यक लागे हमेशा के लिए पूरी तरह समाप्त कर दी। इस ऐतिहासिक कर मुक्ति के साथ ही मई 1922 ईस्वी में आंदोलन का यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दौर सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। यह दूसरा चरण था। ठीक है, दूसरा चरण। अब आप लोगों के दिमाग में यह चीज आएगी कि गुरुजी आगे लिखा हुआ था कि 1923 है और यहाँ पे 1922 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1923 तक आप मान सकते हो इसको। ठीक है, 1922 के अंदर जो है समाप्त हुआ, लेकिन जो है धीरे धीरे कुछ घटनाएं चलती रहती है, तो 1923 तक आप मान के चले, जो अपन ने प्रारंभ में पढ़ा है। फिर 23 से 41 तक जो अगला चरण चलेगा। अब देखिए, समझौते का उल्लंघन और बारानी भूमि का त्याग और असहयोग। ठीक है, एजीजी की उदासीनता, देश में असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजेंट टू गवर्नर जनरल किसानों के साथ 1922 में हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गए। जो डील हुई उसको मान ही नहीं रहे, उदासीन हो गए, उसके प्रति कोई सक्रियता नहीं। एजीजी की ढील का फायदा उठाकर बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते की शर्तों को तोड़ दिया और उनपे जो है किसानों पे पुनः नई लागें लगा दी, लगान की मांग को भी बढ़ा दिया। यही होता है समझौते के प्रति, यदि ऊपर वाले जिसने समझौता किया वो ध्यान नहीं दे रहे तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे मांगे वापस बढ़ने लगेगी। फिर क्या होगा, यहाँ से भाई लगाओ ठोको टैक्स इनके ऊपर के, अब तो वही चीज हुई यहाँ पे, तो ये वापस से कर लगा दिए गए। ठीक है, देखो उदासीन बैठा है बिल्कुल ही, समझौता 1922 में हुआ, उदासीन हो गए पूरी तरीके से। तो जागीरदार ने कहा कि लगाओ नए कर लगाओ इनके ऊपर, तो नए कर लगा दिए।
अब देखो किसानों की तकलीफ 1923 से 26, जागीरदार के इस दमन और मनमाने करों के कारण वर्ष 1923 से 26 तक का समय बिजोलिया के किसानों के लिए कष्ट और तकलीफों से गुजरा है। ठीक है, अब किसान पंचायत का आयोजन किया गया मार्च 1927 में। बहुत तकलीफें देखी, 3 साल तकलीफें देखनी बहुत बड़ी बात होती है। 1927 में, मार्च 1927 ईस्वी में किसानों की एक महत्वपूर्ण पंचायत बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए थे। ठीक है, अब जो है अब एक्शन लेंगे, यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, बारानी भूमि छोड़ने का सुझाव दिया। इस पंचायत में विजय सिंह पथिक ने किसानों के को विरोध स्वरूप अपनी बारानी भूमि यानी बिना सिंचाई तथा वर्षा पर आधारित खेती की जमीन, बिना सिंचाई वाली वर्षा पर आधारित जो भूमि है, जो बारिश आने पर खेती करते हैं, वो बारानी भूमि है, उसको छोड़ने का, पूरी तरीके से छोड़ने का जो है वो सुझाव दिया है। पूरी तरीके से छोड़ने का सुझाव दिया। अहिंसात्मक आंदोलन का संकल्प लिया। पथिक जी ने किसानों को पूर्णतः अहिंसात्मक साधनों का उपयोग करते हुए इस आंदोलन को आगे जारी रखने की सलाह दी। देखो अभी जैसे कि अभी जो ये प्रोटेस्ट हुआ था अभी दिल्ली के अंदर, उसमें भी आप लोग देखोगे जो नेतृत्व करता थे वो बार बार कह रहे थे कि हमें किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है, यदि हमने हिंसा की तो आंदोलन समाप्त। क्योंकि हिंसा करने पे क्या है कि पुलिस को मौका मिल जाता है कि ये शांति भंग कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से नहीं कर रहे थे, इनको डालो जेल में, तब जो है फिर वो होता है। हालांकि वहां पे तो वैसे ही दमनकारी नीति अपना ही, दिल्ली में तो उन्होंने बिना हिंसा किए, और कई जगह जो है हुआ भी है, ऐसी घटनाएं हुई है। यहाँ पे पथिक जी के कहने का भी आशय यही था कि यदि आपने हिंसा थोड़ी बहुत भी कर दी तो फिर इसका जो है परिणाम नहीं निकल पाएगा, इसलिए अपन को इस आंदोलन को अहिंसात्मक ही तरीके से चलाना है। ठीक है, प्रयोग की असफलता। जागीरदार की शक्ति और बदली हुई परिस्थितियों के कारण पथिक जी द्वारा सुझाया गया जमीनों के परित्याग का यह प्रयोग पूरी तरीके से असफल साबित हुआ, और यह आने वाले समय में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ये भैया, ये इस तरीके से ही पूछेंगे प्रश्न, जिस तरीके से पूछ रहे हैं उस तरीके से बता दिया। देखो बारानी भूमि छोड़ दी थी, लेकिन जो है फिर भी कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो। जमनालाल बजाज का प्रयास और प्रजामंडल का भय और आंदोलन के अंत की ओर बढ़ेंगे। अब देखो बजाज जी का विचार विमर्श 20 जुलाई 1931 की बात है। किसानों की समस्या सुलझाने के लिए 20 जुलाई 1931 को प्रसिद्ध देशभक्त सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर का दौरा किया। अब ये पूछ सकते हैं जमनालाल बजाज का प्रवेश बिजोलिया में कब हुआ, तो ये हुआ है आप लोगों के 1931 में। ठीक है, उन्होंने वहां के महाराणा तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद के साथ इस मुद्दे पर विशेष विचार विमर्श किया है। ठीक है, विशेष और व्यापक विचार विमर्श किया है। किसके साथ विचार विमर्श किया है? जमनालाल बजाज जी ने किसके साथ विचार विमर्श किया है? सुखदेव प्रसाद के साथ में विचार विमर्श किया है, जो कौन थे उस समय? मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह जी थे, उनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक अस्थायी समझौता होता है। उच्च स्तरीय बातचीत के फलस्वरूप सरकार और किसानों के बीच एक समझौता संपन्न हुआ। हालांकि बाद में उदयपुर प्रशासन ने इस समझौते की शर्तों का ठीक से पालन नहीं किया। अस्थायी समझौता ही था ये, इतना मतलब आधिकारिक समझौता नहीं था, तो फिर बाद में इसका कोई ढंग से पालन भी नहीं हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार। देखिए मेवाड़ प्रजामंडल का डर, इसके बाद वर्षों में जब संपूर्ण मेवाड़ राज्य में मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का तेजी से व्यापक प्रसार होने लगा, तो रियासती सरकार के मन में एक गहरा भय पैदा हो गया। प्रशासन को डर था कि आंदोलनकारी किसान संगठित होकर प्रजामंडल से न जुड़ जाए, क्योंकि प्रजामंडल भैया उत्तरदायी शासन की मांग कर रहा था। ठीक है, उत्तरदायी शासन की, यानी कि जो शासक थे, जो अंग्रेज थे, उनके विरुद्ध अपनी एक उत्तरदायी सरकार होगी, उत्तरदायी शासन यानी जवाब देना पड़ेगा, इसकी मांग कर रहे थे। सरकार की नई पहल, किसानों को प्रजामंडल से दूर रखने के उद्देश्य से सरकार ने इस अटके हुए मामले को तुरंत सुलझाने के लिए अपनी तरफ से कुछ नई प्रशासनिक पहल आवश्यक समझी। ठीक है, कि भैया आप तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रजामंडल से जुड़ गए तो हालत खराब हो जाएगी। प्रजामंडल का डर था एक तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए राजस्व मंत्री का बिजोलिया आगमन हुआ, 1941 की बात है। वर्ष 1941 में मेवाड़ के तत्कालीन दीवान टी विजय राघवाचार्य, कौन? टी विजय राघवाचार्य ने इस संकट को हमेशा के लिए समाप्त करने का जिम्मा अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को सौंपा और उन्हें विशेष रूप से बिजोलिया भेजा है। भेजते हैं। मोहन सिंह जी को राजस्व मंत्री थे, इनको कहा मोहन सिंह मेहता कि आप जाइए भैया, आप तो इसको समाधान करके आइए। ये तो क्या भाई बहुत लंबा आंदोलन चल गया, सालों साल चल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई 1897 में आंदोलन शुरू हुआ, उस समय कोई टाबर जन्मा है तो वो यहाँ पे जो है अधेड़ उम्र का हो गया है, 44 साल आंदोलन चला है।
44 साल का हो गया, वो तो पूरा आंदोलन देखता देखते बड़ा हुआ है। अंतिम समाधान और जमीन वापसी। राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने बिजोलिया पहुंचकर वहां के स्थानीय किसान नेताओं तथा अन्य कुछ प्रमुख आंदोलनकारियों के साथ आमने सामने बैठकर लंबी बातचीत की और इस सार्थक संवाद के बाद किसानों की सभी समस्याओं का पूरी तरीके से न्याय संगत समाधान करवा दिया गया। ठीक है, किसने? लास्ट में 1941 में टी विजय राघवाचार्य ने मोहन सिंह मेहता को भेजा, उन्होंने जो है जमीन वापसी की और इनका जो है स्थायी रूप से समाधान करवाया है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और जमीनों की बहाली की। समझौते की शर्तों के तहत किसानों को उनकी सभी जमीनें ससम्मान वापस दे दी जो आंदोलन के दौरान उनसे छीन ली गई थी, जिन्होंने या किसानों ने छोड़ दी थी। और आंदोलन की पूर्ण समाप्ति, आपको ध्यान रखना है कि 1897 में शुरू हुआ आंदोलन सबसे लंबा अहिंसात्मक बिजोलिया किसान आंदोलन आखिरकार 1941 में इस अंतिम समझौते के साथ पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त होता है और अपनी बिजोलिया किसान आंदोलन की ये क्लास भी पूरी तरीके से समाप्त होती है। 30 स्लाइड के अंदर अपन ने इसको पढ़ा है, 30 स्लाइड। ठीक है, जहां कहीं कोई कमी नहीं बरती है, यानी कि आपके 9th की किताब में जो चीज दे रखी है उसको मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि आप समझे भी आसानी से और आपको याद भी आसानी से हो जाए। ठीक है, बाकी ये चीज समझने के बाद में फिर इसको लाइए प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप लोगों को वस्तुनिष्ठ की ये प्रश्नों की ये किताब दे रखी है जिसने धूम मचा रखी है चारों तरफ, और बहुत सारा प्रेम मिला है इस पुस्तक पे क्योंकि इस पे मेहनत भी बहुत सारी की गई है। ठीक है, तो फिर ये जो है आपकी पाठ्य सामग्री के अंदर शामिल हो चुकी है किताब, तो इसके अंदर से चैप्टर को फिर सॉल्व करें। प्रश्न वहां पे सारे दे रखे हैं और व्याख्या भी इनकी बहुत तगड़ी तरीके से दे रखी है, यानी कि किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन है। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताना। और आप लोगों को मैंने बताया स्टार्ट में कि कक्षा 10 की जो क्लासेस है उनको पूरा मर्ज करके एक वीडियो के रूप में आप लोगों को देने वाला हूं, तो उसे भी आप जो है सेव करके रखना, डाउनलोड करके रखना, जैसे भी रखना है आप रख लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक जगह सारी चीजें मिल जाए, वन क्लिक। ठीक है, चलो टावरो, आज की क्लास में संपन्न करांगे। 51 मिनट की क्लास हुई है, यानी तकरीबन 1 घंटा, लेकिन पढ़े पूरी तरीके से अपन तल्लीनता के साथ है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।